खान पान के अलावा डॉक्टर पुरी, क्या कोई मेडिकल कंडीशंस या कोई और दशाएं जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है? जी हो सकती है, बट वो परसेंटेज वाइज अगर देखे जाएंगे तो बहुत कम है कि लिवर में जो फैट है इज बिकॉज ऑफ अ डिजीज. देयर आर सेवरल डिजीजेस. आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टू नेम देम, जैसे विल्सन्स डिजीज और other diseases which can cause, even in presence of hypothyroidism, there can be a fatty liver. But in the total context agar dekha jaye, then that will be a very small proportion. So the bulk of non-alcoholic fatty liver disease, या fatty liver disease जिसकी अभी चर्चा हो रही है, that is related to obesity and a sedentary lifestyle. एक इम्पोर्टेंट चीज और यहाँ पे हिंदुस्तान में, इंडिया में खास तौर से ये बीमारी जो लोग ज्यादा ओबीज नहीं है, मोटे नहीं है, उनमें भी पाई गई है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग आई है. मैं दरअसल डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था. बात जब ये निकल आती है कि कुछ लोग जो जंक फूड या बहुत तली हुई चीज़ें खाते रहते हैं उनको ये हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अमूमन जैसे देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, लाइफ में जैसे कहते हैं थोड़ा सेटल कर जाते हैं, तो उनका खान पान वगैरह के बारे में थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं. लेकिन वहाँ भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं. फिर लोग कहते हैं कि तुम खाते हो, दिखता तो है नहीं तुम्हारे शरीर पर. तो क्या जो लोग ये सब चीजें खा रहे हैं लेकिन जिनका पेट का दायरा बड़ा नहीं है, यानी वो मोटे नहीं हैं, क्या उनको फैटी लिवर होगा या नहीं होगा? हो सकता है. और यही बात मैं आपसे कह रहा था कि भारतवर्ष में, हमारे देश में ये पाया गया है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको ओबेसिटी नहीं है, मोटापा नहीं है, जो हमारी यार्डस्टिक है, जैसे उसको बॉडी मास इंडेक्स जो हम कहते हैं, BMI, कि वो 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं ओवरवेट है, और 27-28 के ऊपर चले जाए तो वो ओबीज कहलाते हैं. तो जिनमें वो मोटापा नहीं है उनमें भी फैटी लिवर जो है कॉमनली पाया जाता है. और इसका कारण शायद जेनेटिक है कि उनको कहीं ना कहीं हमारे देश में जो इंडियंस हैं वो प्रिडिस्पोज हैं इस बीमारी के, और इससे एसोसिएटेड जो और बीमारी की हम चर्चा करेंगे आगे उनसे. जी डॉक्टर प्रवीण, एक बात बताइए, बच्चों की बात हो रही है, खासकर उन बच्चों की जो जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत तली हुई चीज़ें खा रहे हैं. ऐसे कुछ बच्चे तो शहरों में, जैसे आपने बात की, समस्या ज़्यादा है जहाँ बच्चे, और कुछ बच्चे मोटे भी दिख जाते हैं. लेकिन जो बच्चे पतले हैं, क्या उनको भी ये फैटी लिवर का खतरा हो सकता है? या कितने वर्षों तक जो बच्चा इस तरह की चीज़ें खाता है, कितने वर्ष में वो फैटी लिवर डेवलप करेगा? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. खाने के अलावा जो आपकी दिनचर्या है उस पर भी डिपेंड करता है, आपके शरीर में जो वसा जमा होता है. तो सिर्फ खाना नहीं है, अगर आप जो खा रहे हैं उसे कितना बर्न कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का ज़रूरी है, समन्वय जो है ज़रूरी है जी. अगर आप खा रहे हैं और वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो वो वसा जो है जाके आपके लीवर में जमा होगा, ये समझना ज़रूरी है. अमूमन 5 में से 4 बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ओबीज होते हैं, और अमूमन 1 बच्चे ऐसे हैं जो ओबीज नहीं भी होते हैं, उनमें फैटी लीवर देखा जाता है दूसरे कारणों से. जी डॉक्टर पुरी, एक बात बताइए, ये जो बात जो हो रही है, इस बात को लेकर अब यहाँ एक नई बात और आ गई, उसमें जुड़ गई है हमारी जीवन शैली, कि हम उसको कितना मेहनत करते हैं, अपने शरीर का श्रम कितना करते हैं. ये क्या बात, जैसे हमने बहुत पढ़ा है, देखा है, पहलवानों के ऊपर बहुत लागू होती है कि वो इतने किलो घी भी कंज्यूम कर लेते हैं, और वो दूध भी इतना लीटर पीते हैं, अंडे भी इतना खाते हैं. तो क्या फिर वही बात है कि वो इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन साथ में वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो उनको फैटी लिवर नहीं हो रहा, या इन सबको फैटी लिवर होगा? देखिए, इसका उत्तर देने के लिए लेट मी यूज द इकोनॉमिक्स में जो एक प्रिंसिपल होता है, डिमांड एंड सप्लाई, तो वो बिल्कुल यहाँ लागू होता है कि अब जो हमारी बॉडी की, आपने यू हैव टेकन लॉट ऑफ कैलोरिक इनटेक, एंड बट द डिमांड फॉर द कैलोरीज इज वेरी लेस, यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. तो जब आपकी डिमांड इतनी है नहीं और सप्लाई इतनी है, तो वेयर विल दैट गो? दैट इज ऑल एक्सेस फैट. So that will be stored, as has already been mentioned by Dr. Pramod. It will go into the liver, it can go into the central adipose tissue, it will all go. So it is a question of how much you are burning your calories. So जो पहलवान है, अगर वो इतनी severe exercise कर रहे हैं, the chances of them getting a fatty liver is much less, or any athlete for that matter. You see, you look at the diet of athletes. चर्चा हुई थी कुछ देर पहले के जो Ian Phelps है ऑस्ट्रेलिया के, वो उनकी डाइट क्या है, he takes about 12 eggs a day or something like that, probably more. But you're not looking at the fact that how much he's exercising and he's burning all those calories. So it is question of whatever you eat, if you manage to burn them,
then you will not get a fatty liver. जी. Or the chances are very minimal. vis-a-vis that आपने खा तो लिया और आपने sedentary lifestyle किया, तो वो तो फिर सारा it has to be accumulated somewhere. कहीं तो इकट्ठा होगा. बिल्कुल. जी, तो कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि कितना स्पेंड करते हैं और कितना सेव किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ राजस्थान से अब्दुल खालिक साहब हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। आज मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैडम जी, कि हमारे मुस्लिम समुदाय में हम मांस का मांसाहारी है हम, जी जी, तो इससे अन्य शरीर की और शरीर के कई और हिस्सों पर इसका क्या असर पड़ता है, और तेल से भी और शरीर पर फर्क पड़ता है? जी। डॉक्टर प्रमोद गर्ग, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और जो लोग वेजिटेरियन हैं, क्या फ़र्क रहता है या क्या संभावनाएं होती हैं फैटी लिवर डेवलप होने की? देखिए, ओवरऑल अगर आप बात करें डाइट की, तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, बट इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। डाइट में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी जो खाने में। एक होता है फैट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो मांसाहारी हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, उसमें बहुत सी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और आमतौर से ये माना जाता है कि प्रोटीन अगर डाइट में ज़्यादा हो तो ये बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ऑन द अदर हैंड, अगर फैट इज़ मच मोर इन योर डाइट और कार्बोहाइड्रेट और शुगर इज़ मच मोर इन डाइट, दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। सो ओवरऑल परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वैसे हमें कार्बोहाइड्रेट ही लेना होता है, लेकिन अगर जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शुगर की बात करें, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है। और एडिड फैट जो तेल है, घी है, बटर है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी अगर आप हेल्दी डाइट है, विच इज़ गुड, बट इफ यू हैव समथिंग लाइक बटर चिकन एंड यू ऐड लॉट ऑफ बटर इनटू इट, दैट बिकम्स अनहेल्दी। उनका शायद इशारा इस तरफ भी था कि जो उन्होंने मेंशन किया कि हम मुस्लिम डाइट है, तो पॉसिबली जो रेड मीट कंटेंट जो वो लेते हैं, यू सी द रेड मीट इज मच मोर कोलेस्ट्रॉल रिच एज कम्पेयर टू वाइट मीट। तो तभी हम कहते हैं कि अगर आपने नॉन वेजिटेरियन लेना भी है, तो देन वाइट मीट विच इज चिकन एंड फिश, द क्वांटिटी इज मच लेस एज कम्पेयर टू रेड मीट। रेड मीट में आएगा बीफ, मटन, लैम्ब, ऑल दिस, सो दिस इज ऑल रेड मीट। So I think that is what he was trying to ask. Does that content have a higher cholesterol content? Certainly yes. So red meat is much more than white meat. डॉक्टर प्रमोद गर्ग, फैटी लिवर जैसे होने लगा, वसा जो है जम रही है लिवर के अंदर, किस तरह से डेवलप करेगा और कैसे कैसे उसका प्रभाव पूरे शरीर या दूसरे अंगों पर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो हम अब ये समझें कि फैटी लिवर से लिवर पे क्या फर्क पड़ रहा है और उसका एसोसिएशन जो है बाकी चीज़ों से क्या है। जी, लिवर में जब फैट आ जाता है तो शुरू की स्टेज में केवल फैट है, कोई सूजन या स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। सेकंड स्टेज जो होती है उसमें लिवर में अब सूजन आनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आने लगती है, और इसका हमें पता लगता है कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट आपके एबनॉर्मल हो जाते हैं, एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। और थर्ड स्टेज जो होती है जिसमें कि लिवर में सिरोसिस भी हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें 100 पेशेंट्स अगर आप लें फैटी लिवर के, तो उसमें 20 to 30% को व्हाट वी कॉल नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें कि लिवर में स्वेलिंग भी आ जाती है, वो हो जाती है। और जो नैश के अगर हम मरीज देखेंगे तो उसमें से 20% मरीज जो हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको सिरोसिस भी डेवलप हो जाती है। सिरोसिस भी हो जाती है। नैश बता दीजिए डॉक्टर प्रमोद गर्ग, ये आपने जो जिक्र किया है। सो नैश है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। स्टेटोसिस मींस लिवर में फैट आना और हेपेटाइटिस मींस लिवर में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये ज्यादा हानिकारक है कंपेयर्ड विद के जिसमें केवल फैट हो। जैसे पहले बात होती है ग्रेड 1 फैटी लिवर है लेकिन एंजाइम्स नॉर्मल है तो हम इतना वरीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर साथ में एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट में बढ़ जाते हैं, तो ये समस्या काफी मुश्किल है। और ये वाले मरीजों को देखना और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर ये आगे जाके सिरोसिस में भी तब्दील हो सकती है। तो ये बात हुई लिवर की। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इट इज नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कि फैटी लिवर एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम आमतौर से नहीं है, बहुत से लोगों में आइसोलेटेड प्रॉब्लम भी है, लेकिन लार्ज मेजॉरिटी में इसका एसोसिएशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, जिसमें कि और बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। डायबिटीज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, लिपिड्स का एबनॉर्मल होना और ओबेसिटी उसका पार्ट है। और इसकी इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये मरीज जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हैं, इनको फिर और समस्या होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं।
हार्ट अटैक होना, ब्रेन पे असर आ जाना, कुछ तरह के कैंसर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो फैटी लिवर इज नॉट ओनली अ डिजीज बट इट ऑल्सो टेल्स यू दैट इट मे बी एसोसिएटेड विद मेजर अदर प्रॉब्लम्स। इट्स अ गेटवे। डॉक्टर प्रवीण, ये जो बात डॉक्टर गर्ग ने भी बताई, क्या बच्चों में भी ऐसा ही कुछ होगा? बच्चों में भी अमूमन जब ये बीमारी है ये ज़्यादातर देखी जाती है, और वहाँ भी ये इस तरह की कैटेगरी है। आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के भी बच्चे हमें 10-11 साल के पहुँचने के साथ बड़े सारे बच्चे हैं जिनमें लिपिड भी डिरेंज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, और या उनको डायबिटीज़ की समस्या है, तो ये रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो हमारा मेथड होता है और जो अप्रोच होता है सिमिलर होता है, और वहाँ भी आप जो ज़्यादातर बच्चे हैं सिम्टोमेटिक होते हैं, और ऐसे ही अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया किसी कारण से, अगर जांच कराई तो पता चलता है, या आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया और लीवर इनलार्ज है तो आपको पता चलता है फैटी लीवर है। लेकिन अगर उनकी एंजाइम्स डिरेंज हो गए तो आप आगे के स्टेज में हैं, और आपको अमूमन उसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने ध्यान देना चाहिए। उनको भी उसी तरह का खतरा होगा कि फैटी लिवर जैसे ग्रेड 1 सिरोसिस, फाइब्रोसिस, सारे कुछ ये सारी चीजें, ये सब बच्चों को भी खतरा बच्चों है। में भी देखा जाता है।